हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि जनन क्या होता है। अपने समान संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। कोई भी जीव हो उसमें एक प्रकृति पाई जाती है कि वो अपने जैसे जीव को पैदा करेगा और ये उसकी टेंडेंसी जनन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कोई एक जनक है बिल्ली, ये इसकी जितनी भी संतति होंगी अर्थात संतानें उत्पन्न होंगी इसकी किसी भी पीढ़ी में, चाहे वो उसकी कोई सी पीढ़ियाँ हों, सभी बिल्लियाँ ही उत्पन्न होंगी। यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉग उत्पन्न हो जाए। तो अब देखते हैं अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जीवों की संतति उनके जनकों से समानता प्रदर्शित करती है, अर्थात ये जो संतति बनी है इस जीव की ये इसके समान ही होंगी, समानता प्रदर्शित करेंगी। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको बोलते हैं हम आनुवांशिक लक्षण। और इसी कारण एक पीढ़ी के जीव दूसरी पीढ़ी के जीवों से समानता केवल आनुवांशिक लक्षणों के कारण ही रख पाते हैं। हम देखेंगे आनुवांशिकता क्या है। जनकों के गुणों या लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना या संचरण, जिससे संतति जनक से समानता प्रदर्शित करती है, आनुवांशिकता कहलाता है। हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा ये जनक है, जब इसकी नई संतति उत्पन्न होगी पीढ़ी 1 में, पीढ़ी 2 में या पीढ़ी 3 ऐसी सो ऑन, तो इसके कुछ लक्षण इन सभी पीढ़ियों में जाएंगे जिनको हम बोलेंगे आनुवांशिक लक्षण। और इनका इन पीढ़ियों में पहुंचना क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाता है। अब देखते हैं वंशागति। लक्षणों के संचरण की यह प्रक्रिया वंशागति कहलाता है, अर्थात जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का नई संततियों में पहुंचना वंशागति कहलाती है। अब देखते हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। देखते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाती है। ऐसा तो होगा नहीं, कैसा कि जैसे ये कोई जीव है, जैसे ये बिल्ली है और ये दूसरी बिल्ली है, हालांकि कुछ लक्षण इसमें समान होंगे पर कुछ लक्षण ऐसे भी होंगे जो इससे इसमें भिन्न होंगे। अगर हम देखें कि यहाँ पे जितनी भी नई पीढ़ियाँ बनेंगी किसी भी जीव की, उसमें कुछ ऐसे ना ऐसे लक्षण जरूर होंगे जो इस पहले जनक से असमान होंगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं मतलब अलग अलग लक्षण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाता है। अब हमें इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए निषेचन के बारे में। हमें इसमें निषेचन देखना पड़ेगा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये जनन के लिए होगा, अर्थात जब दो युग्मक नर तथा मादा, नर व मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयन करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज मतलब जाइगोट। तो हम इसके लिए सूत्र हो जाएगा F फर्टिलाइजेशन बराबर Fg प्लस Mg इक्वल टू जाइगोट। और युग्मक होते हैं अगुणित। ये Fg बराबर मादा युग्मक, Mg बराबर मेल यानी कि नर युग्मक, फीमेल मेल नर युग्मक। और युग्मक होते हैं हैप्लॉइड। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित। तो हमें इसमें देखा युग्मक
हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित n प्रकार के होते हैं, n। तो अगर हम यहाँ से देखें n प्लस n बराबर 2n, तो ये जाइगोट कैसा हो जाएगा? द्विगुणित। अब ये अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित से मतलब क्रोमोसोम की संख्या। अगर जनक संतति से, ये जनक है, इधर संतति है, संतति। अगर हम देखें जनक में संख्या 2n है, उसकी जो संतति होगी उसमें भी संख्या 2n होगी। क्रोमोसोम की संख्या 2n ही होगी। बट क्या होगा, यहाँ पे जो जनक है नर तथा मादा, उनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप युग्मक बनेंगे। नर में नर युग्मक बनेगा जिसका नाम है शुक्राणु, और ऐसे ही मादा में मादा युग्मक बनेगा जिसका नाम है अंड। अगर हम देखें क्रोमोसोम की संख्या इस जनक में, अगर हम मान लें ये मनुष्य है, इसमें 46, तो इसका जो नर युग्मक है उसमें इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन। और ऐसे ही ये मादा है, इसके जब अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन से अंड कोशिका बनेगी, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या इस अंडाशय से आधी रह जाएगी, जिसका मतलब है इसमें यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पे 23। अब ये बन गए हमारे युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके संलयन से इनकी F बराबर फिर से वही mg प्लस fg बराबर जाइगोट, मेल युग्मक, फीमेल युग्मक और जाइगोट। इसका मान n, इसका मान n, इसका मान 2n। अब ये 23 और मिला के 46। हमने देखा जो युग्मनज है उसमें 46 क्रोमोसोम आ गए, जो कि अपनी जनक से मिलते हैं। इस प्रकार से ये निषेचन हो गया और जाइगोट से नया जीव का निर्माण। इस प्रकार हमने निषेचन में देखा, जनन के लिए निषेचन एक आवश्यक प्रक्रिया है। फर्टिलाइजेशन, दो युग्मक नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। F इनकी फर्टिलाइजेशन बराबर Fg प्लस Mg जाइगोट, और जाइगोट एक द्विगुणित रचना है, यानी कि डिप्लॉइड रचना है। और Fg मतलब मादा युग्मक, Mg मतलब नर युग्मक, और ये हैप्लॉइड होते हैं। और जब युग्मक और युग्मक आपस में संलयन करके फ्यूज़ करेंगे तब बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से नया जीव। अब ये नया जीव कैसा हो गया? अपने जनक के समान ही इसमें भी द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या हो गई। अगर हम मान लें, हाँ, ये अगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है युग्मकों में, गैमीट में, और द्विगुणित होती है जनक में। जनक कैसे होते हैं? द्विगुणित। और उनके संतति भी कैसे ही रहेंगे? उनके समान, द्विगुणित। तो मनुष्य में हमने बताया था क्रोमोसोम की संख्या 46। तो जब उनके युग्मक बनेंगे, नर युग्मक कहाँ बनेगा? वर्षण में। किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। क्या बनाएगा? नर युग्मक क्या नाम हो जाएगा? शुक्राणु। ऐसी मादा में क्या बनेगा? अंड कोशिका बनेगी। कहाँ पे? अंडाशय में। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कितने क्रोमोसोम आएंगे एक कोशिका में?
23 क्रोमोसोम, शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम, n प्लस n बराबर 2n, n का मान 23, n का मान 23 और ये 46 और ये हो गया नया जीव। तो इस प्रकार से कोई भी जीव हो नए जीव की रचना जनन के द्वारा करता है। और ये जो है लैंगिक जनन का हमने एक प्रकार पढ़ा है, क्योंकि इसमें दो युग्मक आपस में फ्यूज हुए हैं। इस प्रकार से ये लैंगिक जनन का एक पार्ट है। अब हम इसमें आगे देखते हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स हमने पढ़ाई है अभी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं जेनेटिक्स पे किसने काम किया है। तो जेनेटिक्स में एक वैज्ञानिक थे मेंडल, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने जंगली मटर पर प्रयोग किया था और आनुवांशिकता के विभिन्न नियम दिए थे। 3 नियम उन्होंने दिए थे, हम देखेंगे। उन्होंने 1856 से लेके 1863 तक लगातार 7 साल तक मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और वो कैसा मटर का पौधा था? वो था जंगली मटर का पौधा, जिस पर उसने प्रयोग किया। उसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम अर्थात जंगली मटर के पौधे के 7 विरोधी लक्षण उन्होंने लिए थे, यानी कि 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे और ऐसे थे जो आपस में विरोधी थे, यानी कि एक दूसरे के उल्टे थे। देखते हैं कैसे। जैसे नंबर 1 उन्होंने लिया तने की ऊंचाई। जो पौधा था मटर का, उसके तने की ऊंचाई कैसी हो सकती थी? या तो लंबा, और उसका विपार्श्विक लक्षण बोना। प्रभावी लक्षण कौन हो जाएगा? लंबा यहाँ से, और ये अप्रभावी इसका बोना। दूसरा क्या स्थिति थी? फूल का रंग। फूल का रंग कैसा था? बैंगनी प्रभावी के लिए और सफ़ेद अप्रभावी के लिए। ऐसी फूल की स्थिति एक्सियल और अंत्य, यानी कि एक्सियल और टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है? एक्सियल का मतलब है जब फूल केवल एक्स पर लगे हों, फूल केवल एक्स पर ऐसे लगते चले जाएं। और अंत्य का मतलब क्या होता है? जब फूल टर्मिनल, यानी कि उसके शीर्ष पर लगा हो, आगे वृद्धि ना हो। ये होता है अंत्य और ये होता है एक्सियल। अंत्य कैसा था? अप्रभावी। और एक्सियल कैसा था? प्रभावी लक्षण में उन्होंने लिया। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था? देखो नंबर 4 पर फली का आकार। फली का आकार या तो फूला हुआ, हम ऐसे बना देंगे, फूला हुआ, ये फली, फली का आकार फूला हुआ। जो मटर की फली है उसका आकार फूला हुआ। और जो उसका अप्रभावी लक्षण है वो था सिकुड़ा हुआ। ये हम देख रहे हैं, सिकुड़ा हुआ है फली का आकार। हमने ऐसे बनाने की कोशिश की है। फली का रंग, फली का रंग हरा। फली का रंग कैसा लिया उन्होंने? हरा। और पीला किसके लिए लिया था? अप्रभावी लक्षण था पीला। तो उसके 7 लक्षण हम इसी प्रकार से देख लेते हैं। बीज का आकार गोल, गोल आकार किस पर प्रभावी था? झुर्रीदार, झुर्रीदार पर। ऐसे बीज का रंग पीला किस पर प्रभावी था? हरे रंग पर। कैसे रंग पर? जो हरे रंग के बीज था उस पर पीला प्रभावी था, पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। तो इस प्रकार से उन्होंने मटर के 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। अगर हम यहाँ से प्रभावी और अप्रभावी का कॉन्सेप्ट देखें तो हमें पता लगता है, जब उसने मेंडल ने मटर के पौधे के लक्षण लिए थे, जिन्होंने 7 लक्षण लिए थे, तो उनमें एक प्रभावी वैकल्पिक रूप था और दूसरा उसका अप्रभावी रूप था। जैसे लंबा, ये लंबा पौधा है, ये प्रभावी था बोने पौधे पर। ये हमने एक बोना पौधा बनाया है। ऐसी फूल का रंग बैंगनी, सफ़ेद पर प्रभावी। अगर हम देखें बीज का आकार, बीज के आकार के लिए बीज का आकार, जो बीज का आकार गोल था वो प्रभावी है किस पर? बीज के आकार जो झुर्रीदार है, झुर्रीदार पर प्रभावी। तो ऐसे ही बीज का रंग पीला
हरे बीज के रंग पर प्रभावी है। तो ये प्रभावी और कुछ अप्रभावी का कॉन्सेप्ट है ये। अब हम इसमें देखते हैं आनुवांशिकी संबंधी कुछ सामान्य शब्द। आनुवांशिकी के संबंध में कुछ सामान्य शब्द हैं। जैसे नंबर 1 जीन। जीन क्या होता है देखते हैं। वंशागति की मौलिक इकाई जो किसी लक्षण विशेष का निर्धारण करती है। अर्थात जीन क्या काम करता है, जीन लक्षणों को प्रकट करता है। जीन क्या देगा, ये लक्षण प्रकट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसी बहुत से लक्षण प्रकट कौन करेगा, जीन बहुत सारे लक्षण प्रकट करता है। हम अपनी बॉडी में जो भी देखें, जैसा भी हमारे में लक्षण है, वो सब किसकी वजह से है, वो सब जीन की वजह से होते हैं। या कोई भी जीव हो, कोई भी जीव जो जैसे लक्षण प्रकट करता है, उसके लक्षण किसकी वजह से होते हैं, उसकी जीन की वजह से होते हैं। ये हमने समझ लिया जीन का कॉन्सेप्ट। तो वंशागति की मौलिक इकाई जो किसी लक्षण विशेष का निर्धारण करती है, जीन कहलाती है। अब हम देखते हैं एलील क्या होता है। एलील किसी जीन के वैकल्पिक रूपों में से एक, जैसे ये टीटी और ये टीटी और ये टीटी। अभी ये क्या है, ये कोई जीन है। जब इसके हम युग्मक बनाएंगे यहाँ से, तो एक अलग और ये अलग, तो इसको बोलेंगे हम एक एलील। जैसे ये 2 टी थे, कैपिटल टी, ये 2 टी हैं, तो इसमें से अगर हम एक को अलग कर लें तो इसको बोलेंगे हम एलील। क्या, फिर से देखिए, किसी जीन के वैकल्पिक रूपों में से एक, जैसे ओनली टी या फिर स्मॉल टी, इनको एलील बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये हिट्रोजाइगस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ से स्मॉल टी। तो मैं इनको बोल सकता हूँ ये एक एलील है और ये दूसरा एलील है। आई होप एलील का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर भी, जैसे आर है, ये आर है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जीन है, टोटल जीन बोल सकते हैं हम इनको। तो अगर मैं यहाँ से एलील निकालना चाहूँ तो ये आर, ये एक एलील है, ये स्मॉल आर, ये भी दूसरा एलील है। ऐसे ही डब्लू पी, ये डब्लू एलील है और ये पी भी एक एलील है। आई होप एलील इज डन। एक चीज़ और, अगर हम इस एलील को देखें तो ये जो एलील है कैपिटल टी, ये लंबे पौधे का एलील है, लंबे पौधे का एलील है। और ये स्मॉल टी अगर हम देखें, ये बोने पौधे का एलील है। तो ऐसे एलील होते हैं। ये हमने लिया था राउंड के लिए, ये लिया था झुर्रीदार के लिए। तो ये गोल बीज का एलील है, गोल बीज का एलील है, और ये झुर्रीदार बीज का एलील है। ये WP ऐसे ही है, ये केवल समझाने के लिए था।